का संदेश क्या है तो उन्होंने कहा डोंट। इस शब्द को ईरान के लिए चेतावनी समझा जा रहा है। दरअसल इस शब्द का इस्तेमाल बाइडेन ने इजराइल के दुश्मनों के खिलाफ उस समय भी इस्तेमाल किया था जब हमास ने 23 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इजराइल के धूर दक्षिणपंथी नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर ने कहा है कि गाजा पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेना चाहिए। गवीर ने अमेरिकी समर्थित युद्ध विराम प्रस्ताव का विरोध किया और कहा गाजा में सभी मानवीय सहायता को बंद कर देना चाहिए। इजराइल ने साउथ गाजा में लोगों को घर छोड़ने का नया आदेश दिया है। ये आदेश एक दिन पहले स्कूल पर हुए भीषण हमले के बाद किया गया। सैकड़ों लोग अपना सामान लेकर घर से निकल गए हैं, लेकिन उन्हें कहां शरण मिलेगी इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये तस्वीर युगांडा की राजधानी कंपाला की है। कंपाला में कूड़े का पहाड़ गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई और तमाम लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों को निकालने का काम कर रही है। 14 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सर्बिया में लिथियम खदान का विरोध तेज हो गया है। हजारों लोगों ने बेलग्रेड में प्रदर्शन किया। लोग खदानों के लाइसेंस बहाल किए जाने का विरोध कर रहे हैं। माना जा रहा है कि लिथियम खदानों से पर्यावरण का नुकसान होता है। और आइए अब देखते हैं देश में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की तस्वीरें। पंजाब के होशियारपुर में एक इनोवा गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। गाड़ी में 10 लोग सवार थे, जिसमें से 5 के शव बरामद कर लिए गए। 1 को सुरक्षित बचाया गया। 4 लोग अभी भी लापता हैं। सभी लोग हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। गुरुग्राम में तेज बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई है। सोहन रोड पर गाड़ियों के टायर पानी में डूब गए। कई गाड़ियां बंद हो गई, जिससे लोग धक्का मारते नजर आए। घुटने तक पानी के बीच लोग सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीर मंडी के सुंदरनगर इलाके की है। पेट्रोल पंप के ठीक पीछे इन पहाड़ियों से एक अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा। पेट्रोल पंप बाल बाल बच गया। इस दौरान पंप पर कई लोग अपनी गाड़ियों पर पेट्रोल भरवा रहे थे। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जलभराव में सुबह से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई घरों में पानी भीतर तक घुस गया है। प्रमुख सड़कों पर पानी की वजह से कई वाहन बंद हो गए। सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से परेशानियां और बढ़ गयी। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में लोग लकड़ी के पटरी के जरिए नदी पार कर रहे हैं। इस जगह पर अस्थायी पुलिया बनी थी, जो बारिश में बह गई। नदी पार करने का ये तरीका बेहद खतरनाक है। लोगों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए और प्रशासन को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। भारी बारिश की वजह से हरिद्वार की चीला के पास बरसाती नदी में पानी अचानक बढ़ गया और पानी की काबू हवा काफी तेज हो गई है। नदी पार करने के लिए बना अस्थायी रास्ता पानी में डूब गया है। लोग फिर भी इसी रास्ते से आ जा रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। को पावर्ड बाय सैनिक 710 असली वाटरप्रूफ प्लाई। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम। कुर्स्क के कुर्चातोव में न्यूक्लियर प्लांट में करीब एक भीषण जंग। कुर्स्क में सुदजा गैस प्लांट पर कब्जे की कोशिश तेज हो गई है। कुर्स्क में दोनों देशों की सेना के बीच भीषण जंग चल रही है। कुर्स्क इस वक्त जंग का एपिसेंटर बन चुका है और भारी तैनाती के बाद वहां रूस ने पलटवार किया है। हवा से यूक्रेन सेना के ठिकानों पर बम से प्रहार किया गया है रूस की तरफ से। कुर्स्क में हालात बहुत इंटेंस हो चले हैं, लेकिन बीते 120 घंटों से पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में यूक्रेनी सेना का हमला जारी है। लगातार यूक्रेनी ब्रिगेड कुर्स्क में आगे बढ़ रही है, कुर्स्क के इलाकों पर कब्जा कर रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना के कुर्स्क में 2 प्राइम टारगेट हैं और उसी पर कंट्रोल के लिए ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज को कुर्स्क पर चढ़ाई करने का ऑर्डर दिया। मगर बीती रात कुर्स्क में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते यूक्रेन को अपना मिशन बीच में ही रोकना पड़ा। लेकिन यूक्रेनी ब्रिगेड अब भी कुर्स्क में डटी हुई है, विध्वंसक प्रहार कर रही है और ऐसे में सवाल यह है कि कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन करेंगे क्या? इस रिपोर्ट में देखिए।
पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत में बीते 120 घंटों से यूक्रेनी ब्रिगेड का भीषण प्रहार जारी है। बारूदी जलजला और कोहराम जारी है। वो भी विध्वंसक अंदाज में। जहां एक तरफ कुर्स्क में रूसी फौज का मास सरेंडर जारी है, तो वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि बीते 5 दिनों में जिस तरह यूक्रेन ने कुर्स्क को दहलाया है, जिस तरह कुर्स्क के इलाकों में बम गोला बारूद बरसाया है, उससे क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई है। दरअसल कुर्स्क पर हमला करना यूक्रेन की पुख्ता रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि यूक्रेनी ब्रिगेड का मकसद सिर्फ कुर्स्क को जीतना या फिर उसे तबाह करना नहीं, बल्कि कुर्स्क में मौजूद अपने 2 प्राइम टारगेट पर कंट्रोल करना है। और वो 2 टारगेट हैं कुर्स्क के सुत्जा में मौजूद गैस प्लांट, और दूसरा टारगेट है कुर्चातोव में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। जंग के 30 महीनों बाद यूक्रेनी ब्रिगेड ने रूसी धरती पर दस्तक दी। जंग के 30 महीनों बाद ज़ेलेंस्की ब्रिगेड के आगे पुतिन के लड़ाकों ने सरेंडर किया, और यह सारा चक्रव्यूह यूक्रेन ने कुर्स्क के इन 2 ठिकानों पर कंट्रोल के लिए किया, ताकि इन दोनों प्लांट में विस्फोट कर तबाही मचाई जा सके। कुर्स्क पर बढ़ते यूक्रेन के दबदबे से न सिर्फ क्रेमलिन बल्कि IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी खौफजदा है। IAEA ने चेतावनी दी है कि अगर कुर्स्क में बड़ा हमला हुआ तो इसकी चपेट में रूस यूक्रेन तो आएगा ही, बल्कि पूरे यूरोप के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा। और IAEA का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि 6 अगस्त को कुर्स्क में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाली यूक्रेनी ब्रिगेड अब कुर्स्क के कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट से महज 14 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लेकिन इसी बीच रूसी ब्रिगेड के पलटवार ने यूक्रेन को भी चारों खाने चित कर दिया है। आखिर कैसे, देखिए। बिल्कुल, तो कुर्स्क में जंग लड़ रही यूक्रेनी फौज सब कुछ तबाह करने को आमादा है। ऐसे में कुर्स्क को बचाने के लिए पुतिन ने सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट की। आपको बता दें कि 6 से 9 अगस्त के बीच यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स कुर्स्क के 43 किलोमीटर अंदर तक जा पहुंची थी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के 1200 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा तक कर लिया है। जिस जगह यूक्रेनी फौज मौजूद थी वहां से कुर्चातोव न्यूक्लियर पावर प्लांट की दूरी महज 14 किलोमीटर ही थी और यही परमाणु प्लांट यूक्रेन का प्राइम टारगेट था। मगर 10 अगस्त की रात कुर्स्क के जिस इलाके में यूक्रेनी फौज डटी थी वहां रूसी ब्रिगेड ने ताबड़तोड़ हमले किए
रूसी हमलों के चलते यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा और अब यह आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेनी फौज कुर्स्क प्रांत के सुद्रजा कस्बे में मौजूद गैस प्लांट पर बड़ा हमला कर सकती है। इसका मतलब ये कि अब यूक्रेनी फौज कुर्चातोव न्यूक्लियर प्लांट के बजाय सुद्जा में मौजूद गैस प्लांट पर बड़ा हमला करने की कोशिश करेगी। ऐसे में सवाल उठता है, अगर सुद्जा के गैस प्लांट को यूक्रेन ने तबाह किया तो इसका अंजाम क्या होगा? गैस प्लांट के विनाश के साथ ही रूस के किन इलाकों में गैस की किल्लत हो जाएगी। आखिर सुद्जा प्लांट के ध्वस्त होने से रूस की आर्थिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा? आपको बता दें, कुर्स्क के सुद्जा कस्बे में रूस का गैस सप्लाई प्लांट है, जहां से पश्चिमी रूस के इलाकों में गैस आपूर्ति होती है। पाइपलाइन के जरिए गैस यूरोपीय देशों में निर्यात होती है। हंगरी और स्लोवाकिया में रूस गैस की सप्लाई करता है। ऐसे में अगर यूक्रेन ने सुद्जा गैस प्लांट पर कब्जा किया या उसे तबाह किया तो इसका असर सिर्फ पश्चिमी रूस में ही नहीं बल्कि हंगरी और स्लोवाकिया जैसे यूरोपीय देशों को भी होगा। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में इन दोनों देशों की अहमियत अचानक बढ़ गई थी, क्योंकि ये दोनों देश रूस के करीबी हैं और यूक्रेन को हथियार देने के पक्ष में नहीं हैं। लेकिन सुद्जा गैस प्लांट पर यूक्रेन के कंट्रोल से ये दोनों देश अपना रुख भी बदल सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कुर्स्क पर हमला करने के पीछे अमेरिका और यूक्रेन जैसे रणनीतिकारों का क्या मकसद है। दरअसल कुर्स्क युद्ध ही हॉट सेंटर बनने वाला है, लिहाजा यही रूस ने सबसे बड़ी तैनाती का ऐलान कर दिया है। पुतिन ने सुद्जा में सेना का बहुत बड़ा काफिला भेजा है। कई टैंक और सैकड़ों सैनिक भेजे हैं ताकि गैस स्टेशन पर यूक्रेन का कब्जा न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में यूक्रेनी कमांड सेंटर पर मिसाइल हमला। रूस का कुर्स्क में नेटो की सेना होने का दावा। रूस के हमले में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हो गई है। 24 घंटे में यूक्रेन के 175 सैनिकों की मौत। तो 4 दिन बीत जाने के बाद अब कुर्स्क में रूस का भीषण पलटवार शुरू हो गया है। रूसी जमीन पर डेरा डाल चुकी यूक्रेनी फौज को हवा से निशाना बनाना बेहद आसान साबित हो रहा है, क्योंकि यहां ना तो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस है और ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन। रूस के फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर चुन चुनकर यूक्रेनी सैन्य वाहनों को निशाना बना रहे हैं। स्कैंडर मिसाइल, क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने 24 घंटे के भीतर ही कुर्स्क में यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। बेलारूस से हमला शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। शनिवार को राजधानी कीव समेत यूक्रेन के 17 इलाकों पर हमले किए गए। कुर्स्क में यूक्रेन के गुस्ताखी का एक एक जवाब।
यूक्रेनी सेना ने जमीन पर ताकत दिखाई तो अब रूस अपनी हवाई शक्ति से यूक्रेनी सेना को सबक सिखाने में जुटा है। रूसी फाइटर जेट्स ने कुर्स्क के आसमान पर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। रूस के फाइटर जेट फैब 500 और फैब 3000 जैसे बम से लैस हैं। रूस को भले ही घातक बमों से अपनी जमीन को टहलाना पड़ रहा है, लेकिन शक्तिशाली बमों से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुर्स्क के आसमान से हवाई हमला रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि कुर्स्क रूस का हिस्सा है और यहां यूक्रेन एयर डिफेंस की तैनाती नहीं कर सकता। कुर्स्क के एयर स्पेस में यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी नहीं आ सकते। यूक्रेनी सेना के संहार के लिए रूसी सुखोई 34 से क्लस्टर बम की बरसात हो रही है। क्लस्टर बम से यूक्रेन के सैनिक और सैन्य वाहनों को भस्म किया जा रहा है। सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाले सुखोई 34 फाइटर जेट्स के हमलों के बाद यूक्रेनी सैनिकों के लिए कुर्स्क में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। रूस के बेहद ताकतवर मिसाइल अब उसी के शहर में कहर मचा रही है, क्योंकि कुर्स्क में यूक्रेनी फौज ने कमांड सेंटर तक बना लिया है। यह वीडियो रूस के कुर्स्क का है। यूक्रेनी कमांड पोस्ट को तबाह करने का वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इस्कंदर मिसाइल के 700 किलो के विस्फोटक के ब्लास्ट से कमांड सेंटर तबाह हो गया। यूक्रेन के 15 अफसरों के मारे जाने का दावा है। रूस का दावा है कि यूक्रेनी फौज अब कीव में आगे नहीं बढ़ पा रही है। जल्द ही यूक्रेनी फौज वापस लौटने के लिए मजबूर होगी। कुर्स्क में रूस के हवाई हमलों को रोकने के लिए यूक्रेन के पास कोई साधन नहीं है। यही वजह है कि रूस के लड़ाकू विमान बेखौफ होकर बेहद नीचे उड़ान भर रही हैं और सटीक निशाना लगाकर कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिकों के ठिकानों को भस्म कर रही हैं। लड़ाकू विमानों के साथ रूस ने कुर्स्क के इलाके में ड्रोन हमले भी शुरू कर दिए हैं। ड्रोन से यूक्रेन के सैन्य वाहनों को निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने कुर्स्क के करीब इलाकों में टैंक और MLRS की तैनाती कर दी है। कुर्स्क पर 3 दिशाओं से आर्टिलरी का प्रहार चल रहा है। रूस ने सीमा के करीब तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन सेना कई इलाकों से घुसपैठ की कोशिश में है। रूस ने यूक्रेनी सीमा पर नई डिफेंस लाइन बनाई है। कुर्स्क के सुज्जा में यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर रूस ने थर्मोबैरिक वॉरहेड से प्रहार किया। रूस का दावा है कि कुर्स्क में विदेशी सैनिक भी मौजूद हैं। रूस ने दावा किया है कि कुर्स्क में 15 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। नेटो देशों के कई लड़ाके कुर्स्क में घुसे हैं। कुर्स्क पर कब्जे का मिशन नेटो का प्लान है और रूस के पलटवार से यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कुर्स्क में घमासान के बीच यूक्रेन को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो रूस ने 175 सैनिकों को मारने का दावा किया है। यूक्रेन के 36 बख्तरबंद वाहन नष्ट हो चुके हैं। 10 टैंक को भी भस्म कर दिया गया है। 26 वाहन भी नष्ट हो गए। रूस के पलटवार में कुर्स्क में अब तक 1120 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा है। कुल 140 बख्तरबंद भस्म कर दिए गए हैं। अब तक 22 टैंक नष्ट हो चुके हैं। रूस फाइटर जेट से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले कर रहा है। सुखोई 34S से भीषण हमले हुए हैं। सुखोई 30 MKI का भी इस्तेमाल हो रहा है। सुखोई 25 से यूक्रेनी फौज पर हमले किए जा रहे हैं। रूस ने अब इस्कैंडर मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। क्लस्टर बम और थर्मोबैरिक बम और ग्लाइड बम का इस्तेमाल हो रहा है।
रूस की सेना को इन हमलों से कामयाबी भी मिली है। रूस की स्पेशल फोर्स ने यूक्रेन के कब्जे से कुर्स्क का एक गांव खाली करा लिया है। रूस की अखमत फोर्स को कामयाबी मिली है। सुत्जा के पास मैत्रिटनोव का गांव खाली कराया गया है। यूक्रेन की सेना इस इलाके से पीछे चली गई है। कुर्स्क में रात के अंधेरे में रूस के Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। कहीं से एंटी एयरक्राफ्ट गन के हमले का डर नहीं है। इसीलिए रूसी हेलीकॉप्टर्स S-8 मिसाइल से यूक्रेनी वाहनों का चुन चुन कर शिकार कर रहे हैं। रूसी हेलीकॉप्टर्स के टारगेट पर यूक्रेनी सैनिकों के कैंप बख्तरबंद वाहन हैं। तमाम हथियारों के बीच कुर्स्क में रूसी सैनिकों की मदद के लिए चेचन फोर्स भी पहुंच गई है। एक दिन पहले ही कादिरोव ने कुर्स्क में जल्द हालात बदलने का दावा किया था और शनिवार से ही वॉर जोन में चेचन लड़ाके नजर आने लगे हैं। रूस यूक्रेन जंग में चेचन फोर्स कई स्पेशल मिशन को कामयाब बना चुकी है। अब कुर्स्क में भी कादिरोव के लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। रूस का दूसरा मददगार बेलारूस भी एक्टिव हो चुका है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैनिकों की भारी तैनाती है। यूक्रेन बॉर्डर के करीब बेलारूस ने एयर डिफेंस तैनात किया है। एयर स्पेस का उल्लंघन बताकर कई यूक्रेनी ड्रोन गिराए गए हैं। 9 अगस्त की शाम को बेलारूस के ऊपर यूक्रेन के कई ड्रोन गिराए जाने के बाद बॉर्डर पर एक्स्ट्रा फौज भेजी गई है। हालांकि जिन हथियारों की तैनाती की गई है उससे आशंका है कि बेलारूस से जल्द यूक्रेन पर हमलों की शुरुआत होने वाली है। बॉर्डर पर स्पेशल फोर्स की तैनाती की गई है। मिसाइल फोर्स को भी सीमा पर भेजा गया है। पोलोनीज रॉकेट सिस्टम की तैनाती की गई है। मध्यम दूरी की इस्कंदर मिसाइल भेजी गई है। कुर्स्क में युद्ध के साथ ही यूक्रेन से बदले का एक्शन भी शुरू हो गया है। यूक्रेन के खेमेलनित्स्की में कई धमाके हुए हैं। यूक्रेन के 17 इलाकों में मिसाइल से हमले हुए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर अलर्ट जारी हुए हैं। कीव पर भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की शुरुआत कर दी गई है। कीव में मिसाइल हमले से कई धमाके हुए हैं। यूक्रेनी रिपोर्ट के मुताबिक रूस के मिसाइल हमलों में कई सिविलियन जख्मी हुए हैं। कीव में कई इमारतों को नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन गुस्से में आकर अब परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार यूक्रेन ने रूस की जमीन पर जाकर कब्जा जमाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में रूसी सैनिकों का सरेंडर जारी है। रूसी सैनिकों की पूरी यूनिट ने सरेंडर किया है। अब तक 100 से अधिक रूसी सैनिक सरेंडर कर चुके हैं। और पिछले 5 दिन से रूस में तबाही का जलजला आया हुआ। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले करके रूस को दहला दिया है। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग के बाद फैसला हुआ है, पहले रूस अपने देश की सुरक्षा करेगा और फिर आक्रमण के लिए रणनीति बनाएगा। दरअसल ये यूक्रेन का प्लान है कि रूस को हमलों में उलझाकर क्रीमिया फतेह कर लिया जाए और इसके लिए सुपर फाइटर जेट F-16 का इस्तेमाल करेगा। यानी क्रीमिया पर कब्जे के लिए काले सागर में रूस यूक्रेन में घमासान जंग शुरू हो सकती है। अभी तक युद्ध में बैकफुट पर रहा यूक्रेन अब हमलावर हो चुका है। यूक्रेन इतने ताबड़तोड़ हमले कर रहा है कि रूस को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा। एक तरफ रूस को F-16 से स्ट्राइक का डर है, वहीं ड्रोन और मिसाइल से भी यूक्रेन ने तबाही मचाई है।
यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, रूस जल रहा है, लेकिन यूक्रेन रुकने वाला नहीं। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है काउंटर ऑफेंसिव 2 का अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च हो चुका है। अब रूस की खैर नहीं। यानी यूक्रेन अब और ज्यादा विध्वंसक हमले करेगा। क्योंकि वो किसी भी कीमत पर इस मौके को नहीं छोड़ना चाहता है, इसीलिए उसने सबसे पहले क्रीमिया पर कब्जे का प्लान तैयार किया है। यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले 6 शहरों को दहलाया, जिसमें रूस के एयरबेस भी शामिल हैं, जबकि 48 घंटे पहले भी इसी तरह का हमला किया था। तब भी रूस के एयरबेस पर हमला किया गया था। पिछले 5 दिन से यूक्रेन के इसी तरह के हमले जारी हैं। ये रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। देखिए कैसे आग की लपटों में रूसी एयरबेस घिर गया। कई फीट ऊंची आग की लपटें निकलने लगी। अब इस सैटेलाइट तस्वीर को देखिए, जिसमें लिपिट्स्क के मिलिट्री एयरफील्ड को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है। इसमें से एक तस्वीर हमले से पहले की है, जबकि दूसरी तस्वीर हमले के बाद की है। दोनों ही तस्वीरों को सैटेलाइट से लिया गया है। हमले के बाद की तस्वीरों से साफ है कि कितना विध्वंसक हमला किया गया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने कैमिकाज़ी ड्रोन के अलावा F-16 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया है। जितना विध्वंसक हमला हुआ है वो ड्रोन से नहीं हो सकता, क्योंकि एयर बेस पर कई फीट गहरे गड्ढे बन गए। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि रूस एयर स्ट्राइक का बदला लेकर रहेगा। यूक्रेन पर आज की रात बड़े हमले हो सकते हैं। क्योंकि यूक्रेन ने रूस के उन शहरों को निशाना बनाया है जहां मिलिट्री बेस, एयर बेस और ऑयल डिपो हैं। कई जगहों पर मिलिट्री कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। इस इमारत पर हमला किया गया, जिसमें कई खुफिया दस्तावेज भी जल गए। इसी तरह सेंट पीटर्सबर्ग के वेयर हाउस में हमले के बाद आग लग गई, जो 800 मीटर के इलाके में फैल गई, जबकि बेलगोरोद में घुसे यूक्रेनी सैनिकों ने भी भारी तबाही मचाई है। कुछ घंटे पहले रूस के कई शहरों पर यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लिपिट्स्क में मौजूद मिलिट्री बेस पर बम गिराए, जिससे भारी तबाही हुई। इसी तरह बेलगोरोद में मौजूद हथियार डिपो को भी खाक कर दिया, जबकि क्रीमिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले कर्च ब्रिज पर भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। साथ ही वोरोनिश में प्रशासनिक इमारत को तबाह कर दिया। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग के वेयर हाउस में हमला इतना विध्वंसक था कि उसमें आग लग गई। रूस का दावा है कि ये हमले F-16 से किए गए हैं, जबकि यूक्रेन इसे ड्रोन से किए हमले बता रहा है। पिछले 5 दिन में यूक्रेन ने 10 मिलिट्री बेस पर हमले किए हैं। रूस ने दावा किया है कि ये हमले F-16 से किए गए हैं। वैसे भी F-16 आने के बाद से ज़ेलेंस्की का जोश हाई है। हालांकि हमले का ब्लूप्रिंट पेंटागन ने तैयार किया है। यूक्रेन अब पूरी तरह से पेंटागन के इशारे पर युद्ध में आगे बढ़ रहा है। Весь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині. Зокрема, найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський. एक तरफ यूक्रेन के सैनिक घुसपैठ करके कुर्स्क में तबाही मचाकर आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ F-16 के निशाने पर अब दूसरे बेस हैं। क्रेमलिन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे एटमी ठिकानों को सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन रूस के एटमी ठिकानों पर बम गिरा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस में तबाही का ज़लज़ला आ जाएगा।
यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एटमी ठिकाने हैं, जिसमें पहला टारगेट कीव से 646 किलोमीटर दूर कोजल्स न्यूक्लियर मिसाइल बेस है। इसके बाद दूसरा टारगेट 1200 किलोमीटर दूर है, जो तातिशचेवो न्यूक्लियर मिसाइल फील्ड है। टारगेट 3 पर उजहर न्यूक्लियर मिसाइल साइलो का नाम आ रहा है, जो यूक्रेन से 1400 किलोमीटर दूर पड़ता है। टारगेट 4 पर दोम्बारोवस्की न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, जो आर्कटिक के पास है और कीव से करीब 2400 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा टारगेट नंबर 5 पर 2000 किलोमीटर दूर कातले न्यूक्लियर मिसाइल साइट है। टारगेट 6 पर 2700 किलोमीटर दूर एलिस्क न्यूक्लियर मिसाइल बेस है, जिसे यूक्रेन अमेरिकी F-16 से तबाह करने की कोशिश में है। इसके अलावा क्रीमिया को लेकर भी काले सागर में भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। एक तरफ यूक्रेन ने सी ड्रोन की बटालियन उतार दी है, जिसके निशाने पर रूसी युद्धपोत है। हालांकि रूस ने ओडेसा पोर्ट पर हमले के लिए इस्कंदर मिसाइलें लगा दी हैं, जिसे यूक्रेन हमला करने से पहले नई रणनीति बनाने में जुट गया है। उधर रूस ने क्रीमिया ब्रिज की सुरक्षा बढ़ा दी है। कॉम्बैट शिप लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वहीं सेवेस्तोपोल बेस पर S-400 की संख्या बढ़ा दी है, जिससे मिसाइल स्ट्राइक को रोका जा सके। इसके अलावा रूस नोवरोसिस्क बेस से वॉरशिप को दूसरे बेस पर शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्रीमिया के एयर स्पेस के पास यूक्रेन के F-16 देखे गए हैं। यानी यूक्रेन क्रीमिया पर ध्वज फहराने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। रूसी सैन्य ठिकानों और एयरबेस पर हमले ध्यान भटकाने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे रूस डिफेंसिव हो जाए और यूक्रेन क्रीमिया पर हमला करके वहां से रूसी फौज को खदेड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में यूक्रेन का ड्रोन से हमला। ड्रोन हमले में रूस का चेकपोस्ट तबाह हो गया। बाबा यागा श्रेणी के भारी ड्रोन से हमला। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और बात इजरायल और ईरान की करते हैं। इजरायल में ईरान के हमले को लेकर आज जो खुलासा हुआ, आज जो रिपोर्ट आई, उससे नेतन्याहू के साथ साथ जो बाइडेन भी दहल गए। इजरायल में विनाश को लेकर आज 2 रिपोर्ट आई। पहली रिपोर्ट पेंटागन की है, जबकि दूसरी रिपोर्ट ईरानी सेना के मिलिट्री विंग IRGC की है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक 72 घंटे के अंदर ईरान इजरायल में अब तक की सबसे बड़ी तबाही मचाने वाला है। IRGC के सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक ईरान ने इजरायल में 4 दिनों तक एयर ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका इजरायल को बचा पाएगा? इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी पहली ब्रेकिंग न्यूज। ईरान ने एक बार फिर से नोटाम जारी कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान ने एक बार फिर से दूसरे देशों के विमानों के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर। रूस ने अपनी सभी एयरलाइंस कंपनियों को हिदायत दे दी है कि वो रात के वक्त इजरायली एयर स्पेस में ना जाएं। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी तीसरी बड़ी खबर। IRGC के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने घोषणा कर दी है कि ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए 100% प्रतिबद्ध है।
इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी चौथी बड़ी खबर। इजराइल ने अपनी 4 इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियों के दफ्तर को तेल अवीव से शिफ्ट कर दिया है। इजराइल में ईरान के हमले से जुड़ी 5वीं बड़ी खबर। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने ईरान के आसपास समंदर में 3 और युद्धपोत भेज दिए हैं। ये 5 ब्रेकिंग न्यूज इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ईरान इजराइल में कभी भी महाविस्फोट कर सकता है। ईरान की तरफ से मंडरा रहे अब तक के सबसे बड़े खतरे के कारण ही तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के हमले को रोकने की तैयारी, अमेरिका और इजराइल की तैनाती, तमाम तरह के एहतियात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि ईरान 72 घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़ा बारूदी वज्रपात करने जा रहा है। अप्रैल से भी बड़ा और उससे भी ज्यादा विध्वंसक और विनाशकारी। ये बात हम नहीं कर रहे बल्कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन कह रहा है। पेंटागन के अधिकारी के हवाले से CNN ने जो रिपोर्ट प्रसारित की है उसमें कहा गया है अगले 72 घंटों में ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। जो दावा पेंटागन ने किया है वही बात ईरानी सेना से जुड़े सूत्रों से सामने आई है। इसके मुताबिक ईरान इजराइल पर 72 घंटे के अंदर ही हवाई हमला करेगा। ये एयर ऑपरेशन 3 से 4 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ईरानी सेना का जो प्लान है वो एक बार फिर से इस बात का सबूत है कि ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। इस बात की घोषणा ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में की है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ईरान के प्रतिनिधि आमिर सईद इरवानी ने कहा कि इजराइल को ईरान अकल्पनीय दंड देगा। ईरान के खतरनाक प्लान का खुलासा ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां के 2 बड़े कदम से हुआ। पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम के चीफ मोहम्मद इस्लामी का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, मसूद पेजेश्कियां ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम को गति देने वाले अब्बास आरागची को ईरान का विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया है। मतलब ये कि ईरान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े 2 बड़े लोगों को पेजेश्कियां सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये जिम्मेदारी सिर्फ परमाणु परीक्षण के लिए नहीं दी गई बल्कि ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर इजराइल को पूरी तरह से तहलाने का भी जिम्मा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियां और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने अपनी सेना को इजराइल पर हमले की डेडलाइन दे दी है। यानी ईरानी सेना इजराइल के साथ साथ अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रही है। यह वीडियो ईरान की सेना ने जारी किया है। ईरानी सेना के मुताबिक फारस की खाड़ी से लेकर अदन की खाड़ी तक ईरानी फौज अमेरिका और उसके सहयोगियों की तैनाती पर नजर रख रही है। इसी तैनाती को भेद कर ईरानी फौज इजराइल में बड़ा हमला करेगी। उधर इजराइल के लोगों की नींद उस SMS से उड़ी हुई है जिसमें इजराइल पर हमले की धमकी है। इजराइल के हजारों लाखों लोगों को मोबाइल पर धमकी भरे SMS मिल रहे हैं। मैसेज में उस व्यक्ति का नाम होता है, उससे जुड़ी जानकारी होती है। मैसेज के अंत में लिखा होता है कि अगले हफ्ते में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा। इस वजह से लोग डरे हुए हैं। ईरानी खतरे की वजह से तेल अवीव के लोग रात में सो नहीं पा रहे, इस खौफ में कि क्या पता कब आसमान से मिसाइलें गिरें और वो सुबह का सूरज ना देख पाएं। अमेरिकी मीडिया ने इजरायली एयर डिफेंस को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी है।
रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली एयर डिफेंस इतने सक्षम नहीं है कि वो ईरान के महाप्रहार को रोक पाए। शायद यही वजह है कि इजरायली सेना ने ईरान के हमले को नाकाम करने के लिए आयरन डोम के साथ साथ अमेरिकी पैट्रियट की तैनाती भी कर दी है। इजरायल की सुरक्षा के लिए अमेरिका समेत कई नेटो देश भी दिन रात एक कर रहे हैं। अमेरिका, इजरायल, ब्रिटेन और फ्रांस ने इजरायल की सुरक्षा के लिए संयुक्त प्लान बना लिया है। अमेरिका ने इजरायल को 29,285 करोड़ रुपए के हथियार देने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान इजरायल पर हमला करने की हिमाकत करने की गलती ना करे। अमेरिका अपने वॉर गेम में ईरान को फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसके चक्रव्यूह में नहीं फंस रहा। ऐसे में वो किसी भी वक्त इजरायल पर महावज्रपात कर सकता है। फिर रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और देखिए, बारूदी भूचाल से इजरायली धरती धधक रही है, हर तरफ तबाही मची हुई है और ये बताता है कि कैसे ईरान और इजरायल में कभी भी कुछ भी बड़ा हो सकता है। लेकिन इसी बीच इजरायल ने अपना GPS जाम कर दिया है ताकि आधी रात में जो हिजबुल्ला उस पर हमले करने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है वो नाकाम किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। क्या घातक मिसाइलों से हमला, ताबड़तोड़ रॉकेट से प्रहार और आत्मघाती ड्रोन से विस्फोट। फिर से इजरायली धरती बम, गोला, बारूद के प्रहार से दहल उठी और इस बार इजरायली सरजमीन को बारूद से पाटने का काम लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने किया। गौर करने वाली बात यह है कि हिजब लड़ाकों का हमला इतना भीषण था जिसे रोकने में इजरायली डिफेंस तक नाकाम हो गया। खुलेआम हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आसमानी प्रहार करते हुए उत्तरी इजरायल के कोने कोने में बारूदी भूचाल ला दी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर नॉन स्टॉप मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे। इजरायल के माउंट हरमन और गैलिली इलाके पर हमला किया। हमले के लिए हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचा। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने इजरायल को दहलाने के लिए किया, दरअसल वो मेड इन रशिया है। सोवियत दौर में इसे तैयार किया गया था। मुमकिन है कि वाया ईरान ये रॉकेट लॉन्चर हिजबुल्लाह को मिला होगा और इसी विनाशक की मदद से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के कई इलाकों को तहस नहस कर दिया। जब से इजरायल लेबनान के बीच जंग की चिंगारी बढ़ती है, तभी से ये तय माना जा रहा था कि हिजबुल्लाह पलटवार करेगा। मगर इस अंदाज में करेगा, इतना विध्वंसक करेगा, इसका अंदाजा ना तो इजरायली सेना को था और ना ही इजरायली PM नेतन्याहू को। दरअसल ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हिजबुल्लाह इजरायल से इंतकाम लेगा, अपने फवाद शुक्र की मौत का बदला लेगा और इसी कड़ी में हिजब के लड़ाकों ने इजरायली धरती को दहलाया। मतलब ये कि बीते 24 घंटों से इजरायल में जो बारूदी कोहराम मचा है उसका प्लान हिजबुल्लाह ने नहीं बल्कि ईरान ने तैयार किया है। गाजा में एक स्कूल पर हमला करने को लेकर इजरायल को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन ने भी सिविलियन की मौतों पर आपत्ति जताई है, लेकिन इजरायल ने सफाई देने और खेद जताने की बजाय दावा किया है कि स्कूल को हमास ने अपना मुख्यालय बना लिया था। स्कूल में 19 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है।
बैकफुट पर आने की बजाय इजराइल कई इलाके खाली करवा रहा है और गाजा में बड़े हमले का संकेत दे रहा है। जिस स्कूल में धमाका हुआ, जहां 100 बच्चों की मौत का दावा है, जिस हमले के लिए इजराइल पर दुनिया भर के सवाल उठे, उस प्रहार को लेकर इजराइल का दावा बिल्कुल अलग है। इजराइल ने तस्वीरें जारी की हैं। दावा है कि वो स्कूल नहीं बल्कि हमास का बहुत बड़ा अड्डा था। दावा है कि वहां हमास के कई कमांडर और लड़ाके मौजूद थे। इजरायली आईडीएफ और शिन बेट ने शनिवार रात को 19 हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी ग्रुपों का नाम जारी किया है। स्कूल को हमास का हेडक्वार्टर बताया है। आईडीएफ के मुताबिक स्कूल में सुरंग बनाई गई थी। स्कूल से कई मंजिल वाली सुरंग मिली है। सुरंग के भीतर सेना को कई कमरे मिले हैं। सुरंग में हथियारों का भारी जखीरा मौजूद था। इजरायली सेना का दावा है कि सिविलियन की आड़ में हमास के लड़ाके काफी समय से इस इलाके में चल रहे थे। तलाशी के बाद इजरायली सेना ने सुरंग को नष्ट कर दिया है। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी ने बताया कि सेना को खुफिया जानकारी थी कि इस्लामिक जिहाद के सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का कमांडर अशरफ जुदा स्कूल में मौजूद है। हालांकि ये साफ नहीं है कि उसे मारने में कामयाबी मिली या नहीं। इजरायली सेना की ओर से शनिवार को किए गए गाजा के एक स्कूल पर हमले के बाद से इजरायल को दुनिया भर से निंदा और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इजरायल के हमले की निंदा खाड़ी देशों के साथ साथ पश्चिमी देशों ने भी की है। यूरोपीय संघ और फ्रांस ने भी हमले की निंदा की है और नागरिकों के मारे जाने पर चिंता जताई है। युद्ध विराम वार्ता में मध्यस्थ मिस्र और कतर ने हवाई हमले की तत्काल जांच की मांग की है। इजरायली सेना एक बार फिर दक्षिण गाजा में लोगों से इलाके खाली करा रही है। इजरायल खान यूनिस इलाके को खाली करा रहा है। खान यूनिस के करीब सेना की भारी तैनाती की गई है। खान यूनिस में आईडीएफ का हमला फिर होने का अंदेशा है। गाजा में इलाके खाली करने के लिए लोगों को इतना कम वक्त दिया गया है कि हजारों लोग आधी रात को पलायन करते नजर आए। शरणार्थी अब रहने के लिए नए इलाकों की तलाश में जुटे हैं। दक्षिण गाजा के कुछ इलाकों के अलावा इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में अल जला के लोगों को तुरंत वहां से दूर जाने की चेतावनी दी है। अल जला से पिछले दिनों इजरायल पर रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से आईडीएफ ने इस इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को भी खाली कराया जा रहा है। जनिन कैंप से लोगों को दूर जाने के लिए कहा गया है। जनिन कैंप में हमास समर्थकों का बहुत बड़ा गढ़ है। इजरायली सेना ने सफाई दी है कि आम लोगों की जान बचाने के लिए ही जगह जगह इलाके खाली कराए जा रहे हैं। दावा है कि इजरायल को नई खुफिया रिपोर्ट मिली है जिसमें हमास के नए ठिकानों का जिक्र है। इजरायली सेना का दावा है कि अब हमास के लड़ाके जहां मौजूद हैं वो सभी सिविलियन इलाके हैं और हमास आम लोगों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। राफा में भी इजरायली सेना को हमास की नई सुरंग का पता चला है। सुरंग पर आईडीएफ ने हवा से बम बरसाए हैं। सेंट्रल गाजा में भी इजरायल का हवाई हमला तेज हो गया है। इजरायली वायुसेना ने अल नुसरत कैंप के उत्तर में अल शरीफ टावर पर बमबारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कंगाल पाकिस्तान का एक और कारनामा सामने आया है। 40 साल बाद पाकिस्तान को गोल्ड दिलाने वाले अरशद नदीम की इनामी राशि पर टैक्स लगाने की तैयारी है। अब दुनिया भर में पाकिस्तान ट्रोल होने लगा है। देश के हीरो के साथ इस तरह के बर्ताव से पाकिस्तान का बेशर्म चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है।
अशरफ नदीम के गोल्ड जीतने पर पूरे पाकिस्तान में जश्न अब भी जारी है। हर पाकिस्तानी खुश है कि आखिरकार 40 साल बाद पाकिस्तान के झोली में गोल्ड आया। लेकिन इस जश्न में खलल डालने वाली खबर भी आ गई। पाकिस्तानी सरकार की नजर अब अशरफ नदीम को मिलने वाले इनाम पर है। अशरफ नदीम को मिलने वाली राशि पर फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू टैक्स लगाने की तैयारी में है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की कामयाबी पर खुशियों का समा है, लेकिन इन खुशियों के साथ ही इनामात पर टैक्स का बादल भी मंडला रहा है। FBI के मुताबिक हर किस्म की इनामी रकम या लॉटरी की जीत पर टैक्स देना जरूरी है और ये टैक्स फाइलर और नॉन फाइलर के लिए मुख्तलिफ होता है। FBI ने ओलंपियन अरशद नदीम के इनामात पर टैक्स लगाने की तरदीद कर दी। तर्जुमान FBI का कहना है कि अरशद नदीम के इनामात पर इनकम टैक्स या विद होल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। इनकम टैक्स कवानीन में ओलंपिक्स के इनामात पर टैक्स का जिक्र नहीं। तर्जुमान FBI के मुताबिक अरशद नदीम कौमी हीरो हैं, उनके साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। FBI ने तो टैक्स शीट भी तैयार कर ली है। नदीम को इनामी राशि पर 15 से 30% टैक्स चुकाना पड़ सकता है। ओलंपिक और देश में मिली इनामी राशि 20 करोड़ बताई जा रही है, जिनमें से नदीम को 3 करोड़ से 6 करोड़ रुपए तक टैक्स में देना पड़ सकता है। यानी जीत का पैसा और इनाम अभी तक अरशद नदीम को नहीं मिला, उससे पहले ही टैक्स लगाने की तैयारी भी शुरू हो गई। अब स्थिति यह बता दी है कि पाकिस्तान देश के नायकों के साथ कैसा सलूक करता है। क्या पाकिस्तान में इतनी कंगाली आ गई है कि अब खिलाड़ियों को मिलने वाली रकम से पाकिस्तान की इकोनॉमी चलेगी? नदीम पर टैक्स लगाए जाने की खबर से पाकिस्तानी सरकार की छीछा लेदन होने लगी, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। अब कहा जा रहा है कि अब महज अफवाह थी। कौमी हीरो अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर टैक्स आयद करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं। FBI का कहना है कि अरशद नदीम को मिलने वाले इनामात पर कोई विद होल्डिंग टैक्स नहीं है। अरशद नदीम की तरफ से रिटर्न फाइल करने से पहले उनकी आमदनी को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने के लिए पुरज़्म है। हो सकता है कि नदीम से टैक्स मांगने का मुद्दा ज्यादा उछल जाने से सरकार बैकफुट पर आ गई हो, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कि भविष्य में फिर से टैक्स की मांग ना की जाए, क्योंकि कंगाल पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है। जिस देश के हुक्मरान जनता को कर्जदार बना दें, वहां सब कुछ मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और विस्तारवाद की सनक पालने वाला चीन जमीन समंदर के अलावा अब अंतरिक्ष में भी खौफनाक साबित हो रहा है। चीन की एक बड़ी लापरवाही से अंतरिक्ष में बड़े विस्फोट का खतरा पैदा हो गया है। इस संभावित खतरे से दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों में खलबली मच गई है। अंतरिक्ष में चीनी रॉकेट के 900 टुकड़े कभी भी बड़ी तबाही ला सकते हैं। एक दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा सैटेलाइट और दूसरे स्पेस यान के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। चीन की इस लापरवाही से नासा जैसी एजेंसियों की नींद उड़ गई है। दरअसल स्टारलिंक से प्रतिस्पर्धा में चीन ने 6 अगस्त को 18 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए थे, जिन्हें रॉकेट ने अंतरिक्ष के हाई ट्रैफिक जोन में छोड़ दिया था। सैटेलाइट अपनी कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच गए, लेकिन उन्हें स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट किसी तकनीकी खराबी से ब्लास्ट कर गया और 900 से ज्यादा टुकड़ों में टूट गया। अमेरिकी स्पेस ट्रैकिंग एजेंसियों ने दावा किया है कि 800 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे रॉकेट के टुकड़े अगले 5 दिनों में सैटेलाइट या फिर स्पेस यान से टकरा सकते हैं, जबकि टुकड़ों के साथ दूसरे मलबे के मिल जाने से एक मलबे का बादल बन जाएगा जो कई सालों तक रह सकता है, जिससे एक बहुत बड़े विस्फोट का खतरा पैदा हो गया है, जिससे 1000 से ज्यादा सैटेलाइट नष्ट हो सकते हैं। दो 2022 में भी चीन का 6A रॉकेट इसी तरह अंतरिक्ष में टूटकर कई टुकड़ों में बट गया था। तब चीन की स्पेस तकनीक की काफी आलोचना हुई थी, लेकिन उस घटना के बाद भी चीन नहीं सुधरा। वैसे ही पैटर्न का रॉकेट भेजकर एक बार फिर दुनिया को खतरे में झोंक दिया है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।